students, my name is Shweta Sharma and welcome to my YouTube channel that is Crazy Biology, and today we will cover the topic Hardy-Weinberg principle. In this topic we will study what is allele frequency, what is genotype frequency and what is Hardy-Weinberg principle and why we are studying Hardy-Weinberg principle. ये बहुत ही easy topic है और यहाँ से direct questions आते हैं CSIR नेट में भी, डीबीटी में भी. देयर आर मेनी मोर एग्जाम्स इन विच क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. क्या होता है कि बच्चे जो है एनालाइज नहीं कर पाते क्वेश्चंस को, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि अलील फ्रीक्वेंसी क्या है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, या क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ क्या रहा है. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बट हम लोग क्वेश्चन को नहीं रीड कर पाते, अच्छे से समझ नहीं पाते. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द टॉपिक दैट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहां पर अप्लाई होता है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होता है हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन. सो हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन वो होती है जो कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन होती है. नॉन इवॉल्विंग का मतलब क्या है कि जिसके अंदर किसी भी टाइप का वेरिएशन ना हो, किसी भी टाइप का म्यूटेशन ना हो, कोई चेंजेस ना हो, तो उस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन. ठीक है. अब हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन के अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल दिया गया था. ठीक है. तो अभी हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन की हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन को जब हम लोगों ने कैटेगराइज करा, मतलब क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस पॉपुलेशन के. ठीक है. तो हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन में एज आई टोल्ड यू कि एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए. तो एवोल्यूशन कब नहीं होगा? जब देयर विल बी नो म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन चेंजेस जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी स्पीशीज के अंदर आ जाते हैं. तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कब होता है? रिकॉम्बिनेशन जब होगा जब कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से देयर विल बी अराइजिंग ऑफ न्यू कैरेक्टर. ठीक है. तो वो हम लोग को चाहिए ही नहीं. ठीक है. क्योंकि आई टोल्ड यू कि नॉन एवोल्यूशनरी है ये, कि इसमें कोई भी किसी भी टाइप का एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. तो रिकॉम्बिनेशन भी इधर नहीं होना चाहिए. ठीक है. थर्ड वन, वेरिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का. ठीक है. नाउ सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके. तो सेक्सुअल सिलेक्शन से मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी किसी भी स्पीशीज को सेलेक्ट करके दे आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद दैट स्पीशीज. नहीं, वो नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी रैंडम मेटिंग. रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो सेक्सुअल सिलेक्शन होगा तो इससे होगा क्या कि कोई किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है वो उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और उस स्पीशीज का जो नंबर है, पॉपुलेशन है, बस वही इंक्रीज करेगा, जबकि और स्पीशीज रह जाएंगी. तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि देयर विल बी इट विल लीड टू द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एंड एज वेल एज जीनोटाइप. ठीक है. तो सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नो सेक्सुअल सिलेक्शन, बट रैंडम मेटिंग होनी चाहिए. ठीक है. फिफ्थ वन, ये हमेशा जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है ये अप्लाई होता है लार्ज पॉपुलेशन साइज पर. ठीक है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन है, और आपको ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्या उसके अंदर म्यूटेशन होनी चाहिए, क्या रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होगी जिसके अंदर देयर विल बी नो म्यूटेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, नो वेरिएशन, नो सेक्सुअल सिलेक्शन, बट रैंडम मेटिंग होगी. ठीक है. ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड इट इज एप्लीकेबल टू द लार्ज पॉपुलेशन साइज. ठीक है. पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए. ठीक है. सो ये तो थे हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन की. जिन पॉपुलेशन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो हो गई हार्डी-वेनबर्ग population. Now we will see how can we calculate the allelic frequency or genotypic frequency by using the Hardy-Weinberg principle. So
दो फॉर्मूलाज दिए थे हार्डी वेनबर्ग ने। फर्स्ट पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए दिया था? जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, तो ये देखते हैं। पी स्क्वायर इज डिनोटिंग द होमोजाइगस डोमिनेंट। सो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा? किसी भी क्रोमोसोम पर अगर जो तो ये दो अलील हैं तो ये होमोजाइगस मींस सेम। ठीक है, और डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल से शो करते हैं, तो होमोजाइगस डोमिनेंट को कौन शो करेगा? पी। ठीक है, 2pq ये शो कर रहा है हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया ए मींस हेट्रो मींस क्या होता है? डिफरेंट, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर डिफरेंट। एंड क्यू स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को पता होगा कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है और होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, बट इफ यू डोंट नो तो आई विल एक्सप्लेन यू। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप वो क्या होगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब क्या होता है आप लोग को पता होगा क्रोमोसोम पर जीन की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, उसके जिसको हम लोग लोकस बोलते हैं। ठीक है, अब उस लोकस पर दो अलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सपोज दिस इज क्रोमोसोम, ये लोकस है, ये हो गई हमारे पास, ये दो लोकस है और ये अलील है। ठीक है, ये दोनों क्या है? अलील। अगर दो तो दोनों कैपिटल है तो क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर जो तो अलग अलग हैं तो क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यू कैन से। और अगर जो तो सेम है, एक लोकस पर दोनों अलील सेम है, तो वो होंगे रिसेसिव। अब रिसेसिव क्या होते हैं? रिसेसिव वो होते हैं कि अगर जो ये दोनों साथ प्रेजेंट है, स्मॉल ए तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर एक सिंगल ए है और एक कैपिटल ए है तो ये ए नहीं अपने कैरेक्टर्स को शो कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वेयरएज डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट मतलब किसी चीज के ऊपर डोमिनेट करना, अपना इफेक्ट शो करना। तो अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है तब भी ये अपना इफेक्ट शो करेगा। अगर ये स्मॉल ए के साथ भी प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा और अपने इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो डोमिनेंट वो होता है कि ये सिंगली अगर प्रेजेंट है तो भी अपने कैरेक्टर को शो करेगा, लेकिन रिसेसिव क्या होंगे? जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तभी ये अपने आप को शो कर पाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पी स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग होमोजाइगस डोमिनेंट, 2pq इज हेट्रोजाइगस एंड क्यू स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। अगर हम लोगों से क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या किसी इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। सेकेंड फॉर्मूला वाज P plus Q is equal to 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे? जब हम लोगों को पर्टिकुलर अलील की फ्रीक्वेंसी पूछी गई हो। ठीक है, अगर अलील की फ्रीक्वेंसी पता लगानी है तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता लगाना है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि P की वैल्यू इतनी है और Q की वैल्यू इतनी है, सपोज P की वैल्यू 0.60 दी है एंड Q की वैल्यू 0.40 दी है और डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि क्या इज इट अ हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन, तो आप लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली P plus Q is equal to 1 करेंगे और देखेंगे अगर इन दोनों का सम इज इक्वल टू 1 तब तो ये क्या है? हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन है, वरना नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे 0.60 plus 0.40 is 1.0, that means 1. It is
हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन। नाउ ये तो बहुत बेसिक था जो सभी को पता होता है। अब हम लोग कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज पॉइंट्स। सो अब हम लोग देखते हैं कि इन फॉर्मूला को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। जब आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेगा कि अलील फ्रीक्वेंसी निकालो डोमिनेंट की, ठीक है, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग को P निकालना है। दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट P। तो P कैसे निकलेगा? 1 माइनस क्यू से। तो ये तो बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। सेकेंड, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालो, दैट मीन्स पी स्क्वायर पूछ रहा है ये। तो पी स्क्वायर किस फॉर्मूले से निकलेगा? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी निकालें, दैट मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट क्यू स्क्वायर। तो ये भी कैसे निकलेगा? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं, इन दोनों को इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो हमें कंडीशन नहीं देता है कि वो होमोजाइगस पूछ रहा है या हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, ठीक है, उसने डायरेक्टली पूछा है कि डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालो, आप डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप लोगों ने याद रखना P नहीं निकालना है, क्योंकि P तो क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो इट इज आस्किंग अबाउट डोमिनेंट ओनली, इट हैज नॉट मेंशन कि हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पर? पी स्क्वायर प्लस 2pq निकालेंगे, क्योंकि डोमिनेंट इधर तो है ही है, लेकिन ये P भी तो डोमिनेंट है, तो हम लोगों को ये दोनों चीजें निकालनी होंगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर उसने पूछा एटलीस्ट 1 डोमिनेंट जीनोटाइप निकालो, एटलीस्ट 1 डोमिनेंट में भी क्या लगेगा? पी स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि इसमें भी डोमिनेंट है और इसमें भी डोमिनेंट है। ये आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है क्वेश्चन को रीड करते टाइम, कि अगर उसने होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन मेंशन नहीं करा है और डायरेक्टली पूछा है कि डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से, पी स्क्वायर प्लस 2pq। मतलब कि ये फॉर्मूला नहीं, इसमें आपको ये वाले फॉर्मूला में आपको सिर्फ ये चीज निकालनी है, मतलब 1 माइनस क्यू स्क्वायर कर देंगे आप लोग, तो निकल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, P की वैल्यू दे देंगे, Q की वैल्यू और P की वैल्यू, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, तो वो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट पूछा है, मतलब किसी एक की निकालनी है, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि इधर भी तो P है ही है ना। सो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखना है। अभी और भी पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं कि अगर एटलीस्ट 1 रिसेसिव का पूछ ले, एटलीस्ट 1 रिसेसिव में क्या लगाएंगे आप? यहाँ पर क्यू स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रिसेसिव को तो आपको पता है कि क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन कंडीशन तो मेंशन ही नहीं करेगी कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, और क्यू तो इधर भी प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या करना है? क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन रीड करते हैं और क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वेदर इट इज मेंशनिंग द कंडीशन और नॉट। ठीक है, अब हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट कैसे लग रहा है। ठीक है, द क्वेश्चन कि if 51% ऑफ पॉपुलेशन कैरी एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ रिसेसिव अलील, इसमें गिवन क्या है कि एटलीस्ट वाला केस है। पहली बात आप लोग ये देखेंगे कि एटलीस्ट, ठीक है, और रिसेसिव अलील की बात करें तो मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था? क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, मतलब कि हम लोग को एटलीस्ट रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 51%। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 51/100, मतलब 0.51 दिया है क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील।
अलील की बात है तो हम लोग पी निकालेंगे, ना कि पी स्क्वायर। अगर उसने इंडिविजुअल का जीनोटाइप पूछा होता या किसी भी डिजीज का नाम देकर हम लोग को फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो हम लोग क्या करते, पी स्क्वायर कैलकुलेट करते। बट इट इज क्लियरली मेंशनिंग कि हमें डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट मींस वी नीड टू कैलकुलेट पी। तो पी कैसे निकलेगा, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आप लोग को पता है। और हमें ये वैल्यू गिवन है, तो p स्क्वायर प्लस 0.51 इज इक्वल टू 1। तो p स्क्वायर आप लोग निकालेंगे तो 1 माइनस 0.51 आई थिंक इट इज 0.49, या p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 0.49। निकालना हमें p है तो ये बहुत इजी है, 0.7 का स्क्वायर से कैंसिल, p इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये डीबीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, डीबीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई थॉट कि आप लोग को एक्सप्लेन करा जाए कि अगर हम लोग को एटलीस्ट वाले केस दिए जाएंगे, अगर एटलीस्ट करके रिसेसिव अलील का पूछा है तो क्यू स्क्वायर प्लस 2pq है, अगर एटलीस्ट करके डोमिनेंट अलील का पूछा है तो आप लोग क्या लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, एंड रेस्ट इज वेरी इजी कि आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यू और आपको निकल जाएगी। अगर अलील पूछा है तो p निकालेंगे, अगर आपको डायरेक्ट जीनोटाइप पूछा है तो आप पी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, so our next question is, in Hardy-Weinberg population 98 out of 200 is showing recessive phenotype। ठीक है, मतलब आपको रिसेसिव फिनोटाइप दिया है 90, मतलब कि 200 की पॉपुलेशन है, किसी पॉपुलेशन में 200 लोग हैं जिनमें से 98 का रिसेसिव फिनोटाइप है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिया है या क्यू दिया है। अब फिनोटाइप दिया है, दैट मीन्स कोई ना कोई डिजीज हुई है, और वो डिजीज कब हुई है, जब उसके जीनोटाइप ने वो चीज शो करे। जीनोटाइप दिया है मतलब कि अगर कोई मतलब किसी भी चीज का अगर फिनोटाइप रिजल्ट कब आता है, जब उसका जीनोटाइप एक्सप्रेस होता है या शो होता है, दैट मीन्स इट इज क्लियरली गिविंग द जीनोटाइप। जीनोटाइप का क्या बताया था मैंने, क्यू स्क्वायर। तो हम लोग को क्यू स्क्वायर दिया है 98 आउट ऑफ 200। ठीक है ना, व्हाट विल बी द परसेंट हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस निकालना है, दैट मीन्स कि 2pq निकालना है हम लोगों को, है ना। तो फॉर्मूला यही लगेगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे या डायरेक्ट आप p की वैल्यू निकालें, q की वैल्यू निकालें और उसमें पुट कर दें, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अभी देखते हैं, q निकालते सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आया हमारे पास 0.49 क्यू स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7। क्यू स्क्वायर 0.49 था तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.7। अब यहां से आप p की वैल्यू निकालेंगे, तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, बहुत इजी है। तो q हमारे पास p प्लस क्यू हमारे पास है 0.7, तो p की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। तो अब हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई। निकालना हमें क्या था, हेट्रोजाइगस मतलब 2pq निकालना था, तो 2 इंटू p क्या है 0.3, q क्या है 0.7, तो आई थिंक इट विल बी अराउंड 0.42। ठीक है, अब आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी डिजीज दे दे, कि अगर किसी भी बंदे को कैंसर हुआ है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन में ये डिजीज करके या कैंसर वाले डिजीज का जीनोटाइप इतना है या फिनोटाइप इतना है, दैट मीन्स कि वो उसने डिजीज दिया है, इसका मतलब उसने जीनोटाइप पूछ रहा है, वो जीनोटाइप गिवन है हमारे पास। क्योंकि कैंसर कब होगा या कोई भी डिजीज कब होगी, जब उसके जीनोटाइप ने वो एक्सप्रेशन शो करा है। तो अगर आपको डिजीज का नाम दिया है, दैट मीन्स उसमें हमें जीनोटाइप दिया है, ना कि अलील की फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, इसमें भी तो यही था कि फिनोटाइप दे दिया, अगर यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट कोई डिजीज का नाम दे देता कि इज शोइंग कि इन हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन 98 आउट ऑफ 200 इज शोइंग या इज हैविंग फिनाइल कैप्टोन्यूरिया, मतलब कोई भी डिजीज दे दिया,
दैट मीन्स अगर डिजीज भी मेंशन करा है, इसका मतलब क्या है कि उसके जीनोटाइप ने वो चीज शो करी है, तो आपको जीनोटाइप गिवन है, दैट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर की स्क्वायर गिवन था, तो आपने क्यू निकाला और उसे फॉर्मूले में पुट करके पी की वैल्यू निकाली और उसे 2pq निकाल दिया, ठीक है। So I hope with this question your concepts are clear, and if you want me to make a video on any particular topic, then please mention in the comment box. Thank you.